रायगढ़ में सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता है। सोमू और मालती दोनों खेतों में काम करते हैं, लेकिन धनी राम ध्यानचंद के साथ सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनी राम आया। अरे वाह, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू, इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा। मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, मेरे पैसे समय से पहुंच जाना चाहिए, समझे? चलो ध्यानचंद। मालिक, सभी को यह बता दीजिए कि आप कौन हैं। तुम पागल हो? सब लोग धनी राम को भली भांति जानते हैं। नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? और अगर पागल हूँ तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही ना रखोगे। ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। ठीक है मालिक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोलो कमक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं है, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने उधार दिया। पर तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। ये नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो यह मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। मान गए मालिक आपको। गरीबों का खून चूसना तो कोई आपसे सीखे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर आज मैं मालिक बना हूँ, समझे? कम अक्ल इंसान। समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनी राम और ध्यानचंद ने खेत में काम कर रहे नीलू को देखा। नीलू अकेले काम कर रहा था। धनी राम ने नीलू से कहा, नीलू, लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे अभी पैसे चाहिए। मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक। ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक। अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। रहम करो मालिक। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो। जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा, हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। गरीब आदमी नीलू के दोनों बैल लेकर धनी राम और ध्यानचंद दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा है। आइए आइए मंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। धनी राम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो। इतने के बाद भी आप गरीब कैसे हो सकते हो? आप भी कुछ कम नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, तभी तो हमारी ये दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोनू और मालती दोनों खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर में दिन छुप जाएगा। मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। अभी हम खेत का सारा काम भी नहीं कर पाए हैं। हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। हाँ, खेत में पानी की बहुत जरूरत है। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। एक छोटा सा गांव, जहां सुरेश अपने बैलों के साथ हल चला रहा होता है। धूप तेज होती है। सुरेश हल चलाते हुए और पसीना पोंछते हुए, इस बार तो धान की फसल अच्छी होनी चाहिए। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मौसम साथ दे, वरना फिर से सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे सुरेश, इतनी मेहनत मत करो। दोपहर का समय है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो सूरज कितनी तेज है, तुम बीमार हो जाओगे। अरे सुलेखा, आराम के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। अभी काम का समय है। अगर मैं अभी आराम कर लूंगा तो धान की फसल कैसे उगेगी? फसल खुद तो उगने से रही। तुम तो जैसे भगवान हो, जो फसल उगाओगे। मैं कहती हूँ थोड़ी देर पानी पी लो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। भगवान हो न हो,
मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पानी, हाँ ला दो, अब तो सच में प्यास लगी है। सुलेखा जल्दी से घड़े से पानी निकालती है और रमेश को देती है। रमेश पानी पीता है, फिर गंभीर हो जाता है। राधा, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल के कर्ज की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। इस बार बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन किस्मत का क्या भरोसा। भगवान पे भरोसा रखो रमेश। मेहनत और ईमानदारी से जो काम करता है उसकी फसल कभी खराब नहीं होती। गांव का चबूतरा। वहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं और खेती से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो रही है। अरे रमेश भाई, मैंने सुना है इस साल फिर से पानी की किल्लत हो सकती है। नहर का पानी भी कम आ रहा है। सोच रहा हूँ क्या करेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। हाँ सोहन, यही तो डर सताता है। बिना पानी के दाल की फसल कैसे होगी? सब मेहनत बेकार चली जाएगी। हर साल यही चिंता रहती है, या तो सूखा आता है या बाढ़। खेती करना भी जैसे चूहे की तरह हो गया है। अरे रामू, चिंता मत करो। मैं सुन रहा था कि सरकार इस बार कुछ मदद करने वाली है। शायद फसल बीमा योजना से कुछ मिल जाए। सरकार की योजनाओं का क्या भरोसा किशन, ये सब कागजी बातें होती हैं। जब तक मदद गांव तक पहुंचती है तब तक हम अपने काम में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो चिंता मत कर रमेश, भगवान है ना, सब ठीक करेगा। शाम के समय रमेश और सुलेखा खेत के किनारे खड़े होते हैं और बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। कब बारिश होगी? खेत सूख रहे हैं और अब तक कोई बादल भी नहीं दिख रहा है। कहते हैं कि जब धरती की प्यास बढ़ जाती है तब बारिश होती है। थोड़ी देर और इंतजार कर लो। भगवान ने हमें इतनी बार बचाया है, इस बार भी वही हमारी मदद करेगा। अचानक दूर से बिजली कड़कती है और तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बादल घिरने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। रमेश और सुलेखा खुशी से झूम उठते हैं। देखो सुलेखा, बारिश आने वाली है। भगवान ने हमारी सुन ली, अब फसल अच्छी होगी। हाँ रमेश, हमें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ हफ्तों के बाद खेतों में धान की फसल तेजी से बढ़ रही होती है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है। देखो रमेश, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। धान की फसल कितनी भारी भारी हो रही है। यह सब भगवान की कृपा है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। हाँ, अब लगता है इस बार सब ठीक हो जाएगा। खेतों में हरियाली देखकर दिल को तसल्ली मिल रही है। बस भगवान चाहे तो बाढ़ या कीड़े ना आ जाएं। कुछ महीनों बाद धान की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। चारों ओर खुशहाली का माहौल होता है, लेकिन वे नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रमेश भाई, इस बार तो फसल अच्छी हुई है। अब तो तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ भाई, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, लेकिन कर्ज तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ही उतरेगा। रमेश भाई सही कह रहे हो। हम किसानों की जिंदगी में फसल अच्छी हो या खराब, हमें हमेशा भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस बार सब अच्छा लग रहा है। फसल की खुशबू बता रही है कि सब ठीक होगा। एक रात रमेश और सुलेखा अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन अचानक बारिश तेज हो जाती है और गांव के पास की नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद गांव के लोग चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं। अरे बाढ़ आ रही है, नदी का पानी खेतों में घुस रहा है। सब जल्दी उठो, कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सारी फसल डूब जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी फसल, हमारी मेहनत। जल्दी चलो राधा, हमें खेतों में जाना होगा। रमेश, हमें धैर्य रखना होगा। चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या हो सकता है। इतनी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। भगवान, ये कैसा न्याय है? एक बार सब ठीक लग रहा था और अब ये बाढ़ आ गई। हमारा क्या होगा? रमेश, हार मत मानो, हमें फिर शुरू करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम अगले साल फिर से मेहनत करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुलेखा। जब तक जीवन है, उम्मीद बाकी रखनी पड़ेगी। हम फिर से शुरुआत करेंगे। ये बाढ़ हमारी मेहनत को नहीं हरा सकती। बाढ़ के बाद रमेश और सुलेखा अपने खेतों की हालत देखते हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन गांव वाले एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। रमेश और सुलेखा अब खेती की योजना फिर से बनाते हैं।
खेतों को फिर से तैयार करना शुरू करते हैं। सुलेखा, इस बार तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाढ़ ने हमें हरा दिया, लेकिन हमारा हौसला अभी भी बरकरार है। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ रमेश, अगर हम बार बार हार मानेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये मुश्किल समय है, सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगले साल हम और बेहतर तैयारी करेंगे। फिर एक बार सभी किसान एकजुट होकर खेतों को फिर से तैयार करने में जुट जाते हैं। इस बार मौसम भी साथ दे रहा है और फसल एक बार फिर से हरी भरी दिख रही होती है। देखो रमेश, हमारी मेहनत सफल हुई। फसल कितनी अच्छी हो रही है। हाँ सुलेखा, ये फसल सिर्फ मेहनत का फल नहीं, ये हमारे धैर्य, संघर्ष और उम्मीद का परिणाम है। हमने जो कुछ भी सहा है वो हमें मजबूत बनाता है। सच में इस संघर्ष में ही असली जीवन का सार छिपा है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, यही हमारी जीत है। एक नगर में रामू नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रामू का उसी नगर में एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। रामू के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह सारी जमीन बंजर थी और वहाँ किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो पाती थी। इस कारण रामू अपना घर चलाने के लिए शर्मा जी के घर पर काम करता था। अरे ओ सुनती हो, आज मुझे शर्मा जी के पास बहुत सारा काम है। आज शर्मा जी का अनाज बड़े शहर में बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ से शर्मा जी के घर तक पहुंचा देना। इसके बाद रामू काम के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी घर का काम निपटा के बाहर आती है और सोचती है, आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। वह रामू को खाना देने के लिए शर्मा जी के घर जाती है, मगर दुर्भाग्यवश रामू की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे रामू, सुनो, गांव से खबर आ रही है, तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वो बेहोश हो गई है। तुम्हें तुरंत वहां जाना होगा। कुछ सालों बाद रामू के जीवन में फिर से खुशी का माहौल बनता है। उसका बेटा सुनील अब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में सुनील को देखने लड़की वाले आते हैं और सुनील का रिश्ता कविता के साथ पक्का हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद रामू कहता है, कविता, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। सुनील, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। रामू दुखी होकर कहता है, मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। सुनील कहता है, पिताजी, आपको क्या पता, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। रामू समझाता है, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वह बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है
वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। आगे तेरी मर्जी। रामू इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। रामू की बातें सुनकर कविता कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना पाप है। लेकिन सुनील अपनी आदत से बाज नहीं आता और हर रोज ढेर सारे पैसे घर लाने लगता है, जो रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, मुझे ये पसंद नहीं है। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? सुनील गुस्से में कहता है, अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना हो तो रहिए, वरना यहाँ से निकल जाइए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? क्या वो गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर आपको घर छोड़ने को कह दिया था। आप तो सच में घर छोड़ने को तैयार हो गए। आप कहाँ रहेंगे? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर रामू घर छोड़कर चला जाता है। तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? रामू अपना घर छोड़कर शर्मा जी के घर पर जाता है। शर्मा जी कहते हैं, क्या हुआ रामू, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। रामू उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। शर्मा जी उसे अपने साथ हवेली में रहने को कहते हैं, लेकिन रामू अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने का निश्चय करता है। कुछ समय बाद सुनील घूस लेते हुए पकड़ा जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसे जितना भी घूस का पैसा लिया था, सरकार को लौटाना पड़ता है। वह गहरे पछतावे में अपने पिता के पास माफी मांगने आता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। रामू उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। इस तरह रामू ने अपनी सीख और अनुभव से अपने बेटे को सही राह दिखाने का प्रयास किया और ईमानदारी के महत्व को सिद्ध कर दिया।